नमस्कार दोस्तों, केमरू यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं मनोज शर्मा, आपका फिजिक्स एजुकेटर। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में। इसके टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता देना चाहता हूँ इस टॉपिक की। ये टॉपिक IIT जेईई फाउंडेशन और नीट के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। साथ ही साथ परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा टॉपिक है। यह टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पूरे के पूरे 15 नंबर देके जाएगा, जिसमें 2 चैप्टर है। एक है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विद्युत आवेश, और दूसरा है संधारित्र और उसकी धारिता। तो 2 से 3 मार्क्स के क्वेश्चन, छोटे क्वेश्चन से इंडियन एयरफोर्स वगैरह है उनमें भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सबसे मेन चीज है, बेसिक चीज है, वो है इलेक्ट्रिक चार्ज। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आवेश के बारे में। देखो आवेश किसी भी परमाणु के बाह्यतम जो कक्षक है उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन्स आवेश कहलाते हैं। कोई भी यही जो परमाणु है, इसका जो सबसे आउटर मोस्ट सेल होगा, उसमें जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जितने क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो क्या कहलाएंगे, इसका आवेश कहलाएंगे। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या 2 तरीके से हो सकते हैं। या तो ये जो एटम है, ये इसका क्या है, नाभिक है। ये जो एटम है ये क्या करे, या तो दूसरे किसी एटम से, जो कोई दूसरा एटम है उससे जो लूजली बाउंड है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, उनसे क्या कर ले, ये इलेक्ट्रॉन्स अपने गेन कर ले। अगर ऐसा करेगा, अगर इलेक्ट्रॉन्स किसी दूसरे एटम से लेगा तो इस पर चार्ज आ जाएगा माइनस का, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और साथ ही साथ अगर ये क्या करे, अपने आउटर मोस्ट सेल से जो लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स उनको क्या कर दे, डोनेट कर दे दूसरे वाले को। अगर वो क्या कर दे, डोनेट कर दे, तो ये क्या हो जाएगा, इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस पे चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव चार्जेस। तो इसके हिसाब से अगर हम देखें तो चार्ज 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है धनावेश और दूसरा होता है ऋणावेश। और ऋणावेश, जैसा कि मैंने बताया कि धनावेश और ऋणावेश किसी केवल और केवल उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करता है। अगर किसी भी एटम में उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में अगर कमी आएगी तो उस पर कैसा चार्ज होगा, धनावेश। इलेक्ट्रॉन्स में कमी का मतलब उस पर कैसा होगा, धनावेश होगा। साथ ही साथ अगर उसमें इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता हो जाएगी, तो उस पर कैसा चार्ज होगा, ऋणावेश चार्ज होगा। ठीक है। अगर किसी भी परमाणु पे चार्ज को डिफाइन करना है तो वो केवल और केवल इलेक्ट्रॉन्स से ही डिफाइन होगा। उसमें प्रोटॉन्स का कोई चार्ज में डिफाइन करने के लिए प्रोटॉन्स का कोई महत्व नहीं होता। क्योंकि अगर किसी भी धनावेश और ऋणावेश में क्या होगा, अगर इलेक्ट्रॉन्स की कमी और अधिकता होगी तभी उसके आवेश में परिवर्तन होगा। इलेक्ट्रॉन अगर वो ले लेगा तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन अगर वो दे देगा किसी दूसरे परमाणु को, उसमें क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब बात करें चार्जेस की, तो चार्ज को अपन ई से डिनोट करते हैं। चार्ज को अपन किससे डिनोट करते हैं, ई से। ई की अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इसकी वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। कूलाम इसकी यूनिट है। कूलाम क्या है, इसकी यूनिट है। साथ ही साथ अगर ये इलेक्ट्रॉन है तो इस पर चार्ज कैसा होगा, नेगेटिव। अगर प्रोटॉन है तो उस पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है। साथ ही साथ मैं बात करूँ उसके मास की, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो 9.1 × 10⁻⁻31। ये सभी स्टैंडर्ड चीजें हैं, ये सब स्टैंडर्ड मापी हुई चीजें हैं। 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। एक महत्वपूर्ण बिंदु है इस पे, वो है कि आवेशों की प्रकृति का मतलब ऐसा है कि किन आवेशों के मध्य आकर्षण होगा और किन आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण होगा। तो आवेशों की प्रकृति को डिफाइन करने के लिए यहाँ 2 आवेश है, एक है धनावेश, दूसरा है ऋणावेश। तो जब इनके बारे में स्टडी की गई तो ये देखा गया कि जब भी विपरीत आवेश होते हैं, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव दोनों कैसे हैं, विपरीत आवेश है, तो विपरीत आवेशों के मध्य क्या होता है, आकर्षण होता है। विपरीत आवेशों के मध्य आकर्षण, जबकि समान आवेश, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो समान आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण होता है, चाहे वो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव। ये दोनों के दोनों कैसे हैं, समान आवेश है, तो इनके मध्य क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। इनके मध्य प्रतिकर्षण, समान आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण और विपरीत आवेशों के मध्य आकर्षण, मतलब ये दोनों आपस में अट्रैक्ट करेंगे, ये दोनों आपस में। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, वो है आवेश संरक्षण का नियम। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से 12th बोर्ड में हमेशा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा आवेश संरक्षण का
नियम क्या है, और किसी भी न्यूमेरिकल को वैसी चीजें कहाँ से निकल के आएगी, वो इसी नियम से निकल के आएगी। देखो इस नियम में क्या है, इस नियम में ये बताया गया कि आवेश को ना तो निर्मित किया जा सकता है और ना ही आवेश को नष्ट किया जा सकता है। मतलब ना तो आवेश को ऐसी कोई प्रक्रिया करता है, ना ही कोई ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नया आवेश जो आवेश उसको नष्ट किया जा सकता है। तो आवेश संरक्षण के नियम के अनुसार, इस नियमानुसार आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, लेकिन आवेश को क्या किया जा सकता है, एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफर परिवर्तित किया जा सकता है। मतलब आवेश अगर किसी कुचालक में आवेश है, उसको चालक में परिवर्तित किया जा सकता है, या अलग अलग माध्यम के रूप में उसका विभाजन किया जा सकता है। दूसरा इसका स्टेटमेंट है, आवेश संरक्षण का दूसरा स्टेटमेंट है, किसी भी प्रक्रम के दौरान कुल धन आवेशों व ऋण आवेशों का बीजगणितीय योग हमेशा नियत रहता है। मतलब कोई भी ऐसी प्रोसेस होगी, कोई भी प्रोसेस होता है, लेकिन उसमें हमेशा पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का जो टोटल सम होगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। जैसे किसी प्रोसेस से पहले दो चार्जेस थे, एक मान लिया 1 कूलम था और दूसरा मान लिया -1 कूलम था, दूसरा था +3 कूलम। कोई भी प्रोसेस हुई उसके बाद, अब देखो इसका प्रोसेस से पहले टोटल कितना था, +2 कूलम, ठीक है। लेकिन अब प्रोसेस के बाद मान लिया, इस प्रोसेस के बाद भी क्या होगा, इसका +2 कूलम ही रहेगा। तो इसके बाद मैं करना चाहूँ तो ये हो जाए +2 कूलम और -2 कूलम। लेकिन जब इसका रिजल्टेंट निकालेंगे तो ये क्या निकलेगा, +2 कूलम। देखो इसको जोड़ो, -1 और 3 2, और ये 4 और -2 तो टोटल सम प्रोसेस से पहले और टोटल सम प्रोसेस के बाद सेम ही रहेगा। तो इसी को क्या कहते हैं, आवेश संरक्षण का नियम। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, आवेश का क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। आवेशों का क्वांटाइजेशन का मतलब मूल आवेश, मतलब इसमें क्या है, मूल आवेश। मूल आवेश से मतलब जो इसका सबसे बेसिक, सबसे पहले जो आवेश था, सबसे छोटे से छोटा जो आवेश था उसको मूल आवेश कहते हैं, उसका क्वांटिकन कहते हैं। मतलब इसको मैं ऐसे कह सकता हूँ कि आवेश की न्यूनतम संभव मात्रा, आवेश की न्यूनतम संभव मात्रा, आवेश की न्यूनतम संभव मात्रा को मूल आवेश कहते हैं। अब देखो जो साइंटिस्टों ने इसकी खोज की तो उन्होंने पाया कि आवेश की न्यूनतम संभव मात्रा को ई से डिनोट किया। अपन जब पहले बात कर चुके हैं कि ई की वैल्यू कितनी थी, 1.6 × 10⁻⁹ गुना, ठीक है, ई से डिनोट किया। सबसे छोटे से छोटा आवेश कितना पाया गया, ई पाया गया। बाकी जो आवेश है उसके इसके गुणा के रूप में, जैसे ई है उसके बाद में 2e 3e 4e ऐसे पाया गया। ऐसे अगर मैं n तक चला जाऊँ तो वो कितना हो जाएगा, ne, ठीक है, ऐसे पाया गया। तो इसको अगर हम एक जनरल फॉर्मूले के रूप में लिखे तो आवेश को क्यू से डिनोट करते हैं, =ne, q n × e, जहां q है आवेश, e है उसका चार्ज, e का मतलब 1.6 × 10⁻⁹ कूलम जो इसकी वैल्यू है, और n क्या है, n है यहाँ इंटीजर नंबर, पूर्णांक संख्या, n है यहाँ कोई भी पूर्णांक संख्या। मतलब इसका अगर मैं आवेश की क्वांटिटी का स्टेटमेंट देना चाहूँ तो मैं ऐसे लिखता हूँ, आवेश को ई के
पूर्ण गुणज के रूप में लिखा जा सकता है। मतलब आवेशों को ई के पूर्ण गुणज के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, लेकिन देखो ये ऐसे ही क्यों है E2 E3 E4 इसका मतलब ऐसे है कि E को केवल इसके गुणा के रूप में ही लिखा जा सकता है और सबसे छोटी से छोटी आवेश की जो मात्रा है वो E है। मतलब अगर ऐसा करना चाहिए कि कोई ऐसे बोले कि E/2 या 3E/2 या E/4 ऐसे भी कोई चार्जेस होंगे तो वो चीजें पॉसिबल नहीं है। हालांकि क्वार्क कण होते हैं, क्वार्क कण उनमें जरूर ऐसे पाया जाता है, लेकिन वो भी क्या होते हैं युग्म के रूप में, जोड़ों के रूप में होते हैं, युग्म के रूप में पाए जाते हैं, जोड़ों के रूप में। अकेला ऐसा कोई भी पार्शियली पार्ट में आवेश नहीं पाया जाता। कूलाम का नियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर वो 12th बोर्ड के हिसाब से देखें तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि डायरेक्ट इसमें एक स्टेटमेंट पूछता है कूलाम के नियम को परिभाषित कीजिए और इसका मैथमेटिकल रूप पूछता है, वो इसका डेरिवेशन सीधा पूछ लेता है। और अगर मैं इसके न्यूमेरिकल्स के हिसाब से बताऊं तो IIT हुई, नीट हुई, NDA हुआ, एयरफोर्स हुआ, डायरेक्ट इसमें फॉर्मूला लगाओ, आंसर पाओ। थोड़ा बहुत घुमाएगा जरूर, लेकिन ये क्या होगा डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये कूलाम का नियम। इसमें देखो कूलाम ने क्या किया, कूलाम ने दो बिंदुवत आवेश ली। बिंदुवत आवेशों का मतलब होता है उनकी जो साइज है बिल्कुल नेग्लिजिबल मान ली, बहुत ही छोटी साइज के मान लिए। ठीक है, बहुत छोटी साइज के साथ साथ छोटी साइज का मतलब है कि उनकी जो रेडियस उनको बिल्कुल जीरो के इक्वल कर लिया, बिल्कुल जीरो के इक्वल कर लिया। साथ ही साथ उसने क्या किया, मान लिया इसका आवेश Q1 है, इसका आवेश Q2 है, और इन दोनों के मध्य दूरी कितनी है R मान लिया उसने। ठीक है, तो जब उन्होंने दो बिंदुवत आवेशों को पास पास रखा तो उसने देखा कि क्या होगा कि जब दो बिंदुवत आवेशों के मध्य बल जो फोर्स लगता है वो इन दोनों आवेशों के गुणनफल, इन दोनों आवेशों के क्या गुणनफल के समानुपाती और इनके मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। पहले समझ लेते हैं फिर आते हैं। देखो इसने क्या दिया, किन्हीं दो बिंदुवत आवेशों के मध्य लगने वाला विद्युत बल उन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती, परिमाण के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये तो इसने स्टेटमेंट दे दिया। देखो स्टेटमेंट को प्रूफ कैसे करते हैं। एक चार्ज ले लिया इसने Q1, दूसरा चार्ज ले लिया इसने Q2। ठीक है, इनके बीच में दूरी ले ली इसने R। अब देखो जो जो ये बोलता जा रहा है वैसे वैसे अपन को अप्लाई करना है। किन्हीं दो बिंदुवत आवेशों के मध्य लगने वाला विद्युत बल को किससे डिनोट करते हैं, F। सबसे पहले F लिखो। उन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के, आवेशों का परिमाण एक Q1 और एक Q2, Q1 और Q2, परिमाण के गुणनफल उनका क्या कर दो, गुणा कर दो, के समानुपाती का चिन्ह लगा दिया, तथा उनके मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। इनके बीच में दूरी कितनी है, R। व्युत्क्रमानुपाती मतलब 1/r², वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, और ये भी क्या है व्युत्क्रमानुपाती हो गया। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड। जब इन दोनों इक्वेशंस को मैच करके लिखेंगे आपस में तो ये इक्वेशन कैसी दिखेगी, F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 R²। ठीक है, यहाँ से जब ये समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो F = K Q1 Q2 अपन में R²। K क्या है, यहाँ K है कूलॉम्स कांस्टेंट,
कूलाम बल नियतांक, कूलाम बल नियतांक, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। कूलाम बल नियतांक क्या होता है, क्या क्या डिपेंड करता है। साथ ही साथ अब मैं बात करूं, अब देखो ये क्या है, बल है, तो हम जानते हैं कि बल क्या है, सदिश राशि है। बल सदिश राशि तो इसकी कुछ ना कुछ दिशा भी होगी। तो देखो बल की दिशा, बल की दिशा, तो बल की दिशा के लिए क्या होता है, बल की दिशा इन दोनों चार्जेस को जोड़ने वाली लाइन है, जो जॉइनिंग लाइन है इन दोनों चार्जेस को, ये वाली इसी के अनुदिश होगी। अगर ये रिपल्सिव है, रिपल्सिव फोर्स है तो ऐसे होगी, ठीक है, और अगर अट्रैक्टिव फोर्स है तो ऐसे होगी। लेकिन होगी कैसे, इसी जॉइनिंग लाइन के अनुदिश होगी। ऐसे नहीं कि इस साइड होगी या इस साइड होगी, नहीं, इनकी जोड़ने वाली लाइन के अनुदिश होगी, ठीक है। तो इसकी दिशा जोड़ने वाले लाइन के अनुदिश, जोड़ने वाली रेखा के अनुदिश, ठीक है। बात करें के की, के की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ क्या है, स्टैंडर्ड वैल्यू है। के की वैल्यू होती है 9 × 10⁹। उसकी जो विमा होती है वो होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, ठीक है। देखो अब इस के को मैं एक तरीके से बोल ले सकता हूँ, क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यहाँ एप्सिलॉन नॉट होती है वो विद्युतशीलता होती है, क्या होती है, विद्युतशीलता, विद्युतशीलता होती है, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻⁻12। साथ ही साथ जो इसकी विमा होती है, इसकी विमा होती है वो जस्ट इसकी अपोजिट होती है, कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसकी क्या होगी, विमा होगी, ठीक है। ये के डिपेंड, ये के किस पे डिपेंड करेगा, ये जो के है वो पदार्थ पे, एक तो पदार्थ पर, और दूसरा किस पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा सापेक्षिक गति पे, कि कोई जो अपना ये जो पूरा निकाय है वो किसके सापेक्ष गति कर रहा है या नहीं कर रहा, सापेक्षिक गति, ठीक है। ये एप्सिलॉन नॉट होता है, अगर इसको अपन नॉर्मल एप्सिलॉन, ये एप्सिलॉन नॉट होता है जो निर्वात के लिए होता है। अगर किसी माध्यम के लिए लेंगे तो उसको ऐसे डिनोट करेंगे, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यहाँ एप्सिलॉन तो है निकाय का, किसी भी माध्यम का मान लो, ठीक है। एप्सिलॉन आर है रेस्पेक्टिव, मतलब सापेक्षिक, और एप्सिलॉन नॉट है निर्वात का, क्या निर्वात का, विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता, ग्राम स्लोप है। दो चार्जेज है, ठीक है, ये मान लिया 2 कूलम का पॉजिटिव चार्ज है, ये मान लिया नेगेटिव चार्ज -4 कूलम का, इनके बीच में दूरी मान ली 3 मीटर है, ठीक है। अब इस पर कूलम फोर्स अपन को ज्ञात करना है। तो देखो सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है, F = K Q1 Q2 अपॉन r²। यहाँ Q1 Q2 का क्या करना है, अपन को परिमाण लिखना है, दिशा अपन को चार्जेस से पता चल रहा है। देखो F फोर्स की जगह फोर्स, K की जगह अपन जानते हैं 9 × 10⁹, ठीक है। Q1 की वैल्यू 2, Q2 की वैल्यू 4, ठीक है। और बीच में इनकी डिस्टेंस कितनी है, r की वैल्यू 3 का मतलब 9 हो गया, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। 9 से 9 कैंसिल हो, ये कितना हो गया, 4 × 2 = 8, 4 से गया 8 × 10⁹ 9 न्यूटन, 8 × 10⁹ न्यूटन का क्या होगा, इस पर फोर्स लगते हैं, ठीक है। दूसरा एक एग्जाम्पल करते हैं, एक ये है, दूसरा चार्ज ये मान लिया +5 कूलम है, और ये मान लिया +7 कूलम। देखो इन दोनों में फोर्स किस तरह लगेगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो दोनों क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। दोनों क्या करेंगे, आपस में अट्रैक्ट करेंगे, इन दोनों में फोर्स ऐसे साइड लगेगा, ठीक है, ऐसे साइड लगेगा। लेकिन ये 2 कूलम छोटा है, ये 4 कूलम बड़ा है, तो दोनों का रिजल्टेंट फोर्स कैसा हो जाएगा, ऐसे, ठीक है। ऐसे ही इसमें आएगा 5 कूलम और 7 कूलम, दोनों अब देखो कैसे हैं, दोनों पॉजिटिव है, इन दोनों के बीच में कैसा लगेगा फोर्स, रिपल्सिव। तो इसकी वो मान लेते हैं 6 मीटर, ठीक है। तो देखो इसमें फोर्स के वापस से सॉल्व करते हैं, F = K Q1 Q2 अपॉन r²,
एफ की वैल्यू मैंने डाली 9 इंटू 10 टू पावर 9, Q1 की जगह 5, Q2 की जगह 7, और ये कितना हो गया 6 का स्क्वायर, टोटल कितना हो गया, यहाँ करता हूँ, टोटल हो गया 9 इंटू 10 टू पावर 9 इंटू 5 इंटू 7 अपॉन 36, इससे ये कट गया 9 4 36 4, तो ये कितना हो गया 7 5 जा 35, 35 अपॉन 4 इंटू 10 टू पावर 9, ये कितनी बार कट गया 8 8.7 इंटू 10 टू पावर 9 न्यूटन, इसका क्या आ गया फोर्स का वो आ गया। कूलॉम के नियम का सदिश रूप, देखो कूलॉम के नियम के सदिश रूप में अभी तक जो भी कूलॉम का नियम पढ़ा उसमें केवल अपने परिमाण की बात की, लेकिन अब इसमें क्या करेंगे दिशा की भी बात करते हैं। जैसे ये कोई एक पहले वाला क्या है चार्ज है, ये दूसरे वाला चार्ज है, इनके बीच में दूरी r मान ली मैंने, ठीक है। अब देखो अभी तक अपने फोर्स कैसे डिनोट किया, F को लिखा था अपने K Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, लेकिन अब क्या करेंगे इसमें सदिश का मतलब इसमें दिशा भी ऐड करेंगे। दिशा ऐड करने के लिए देखो यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, मतलब इसकी जो दूरी होगी वो कितनी होगी r21, जो इसका लास्ट पॉइंट होता है वो पहले लिखते हैं, जो फर्स्ट पॉइंट होता है वो मतलब फर्स्ट से सेकंड जा रहे हैं, तो ये क्या होगा r21, ठीक है। इसका मान लिया इसका चार्ज है Q1, इसका मान लिया कितना है Q2। अब देखो किसी भी फॉर्मूले में दिशा लिखते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं एक सिंबल यूज लेते हैं जिसको बोलते हैं आर केप। आर केप क्या होता है, वो एकांक सदिश होता है। एकांक सदिश क्या होती है, इसकी दिशा होती है, ठीक है। आर केप तो इसकी दिशा किधर है r21, तो ये क्या हो गया r21, ठीक है। अब देखो एक बेसिक चीज ये है कि जो भी आर केप होता है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि आर वेक्टर अपॉन इसका वेक्टर का परिमाण, आर वेक्टर अपॉन वेक्टर का परिमाण। तो देखो यहाँ से मैं यहाँ को पुट कर रहा हूँ तो ये क्या होगा F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये नीचे भी इसका परिमाण है, और मैं आर स्क्वायर और आर कैप की जगह यहाँ लिख रहा हूँ मैं आर वेक्टर अपॉन मोड आर कैप, ठीक है। तो देखो ये आर स्क्वायर आर क्यूब हो जाएगा, F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन में आर की पावर 3 आर वेक्टर 2, इसकी डायरेक्शन किधर से है 1 से 2 की तरफ, 1 से 2 की तरफ, ये इसकी क्या आ गया डायरेक्शन, इसका आ गया मैग्नीट्यूड परिमाण, ठीक है। जैसे अगर यहाँ तीन चार्जेस होते, ठीक है, ये तीसरा चार्ज होता, ये इसकी दूरी होती, तो ये क्या होती इसकी दूरी, ये Q3, इसकी दूरी क्या होती R3 से 1, R31। फिर इसके लिए सदिश रूप कैसे लिखते हैं, F इक्वल टू K Q1 Q3, देखो अब यहाँ चार्ज कौन सा आएगा थर्ड वाला Q3 अपॉन में नीचे आर स्क्वायर R31 वाला 31, और इसकी जो डायरेक्शन है वो भी R31, ये क्या हो जाता है इसके लिए सदिश रूप हो जाता है, क्योंकि ये सदिश है तो इसके यहाँ भी वेक्टर है, ठीक है, सदिश है तो इसकी दिशा भी होगी। ये इसका क्या हो गया अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण के सिद्धांत में बहुत से चार्जेस होंगे, यहाँ अभी तक मैंने एक बिंदु तक किया था, इसमें क्या होंगे बहुत से चार्जेस होंगे, लेकिन उन सभी चार्जेस के कारण किसी एक पर्टिकुलर चार्ज पे अपन इसका फोर्स ज्ञात करते हैं, तो ये क्या होगा अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण के सिद्धांत में कुछ ही नहीं है, सीधा इसमें यह बोलता है कि किसी भी बहुल आवेशों वाले निकाय, बहुल आवेश मतलब बहुत से, वाले निकाय में किसी भी एक आवेश पर कुल परिणामी बल अन्य आवेशों द्वारा
लगाए गए बलों का सदिश योग होता है। अध्यारोपण के सिद्धांत में क्या है, किसी भी बहुल आवेशों वाले निकाय में किसी भी एक पर्टिकुलर आवेश पर कुल परिणामी बल अन्य आवेशों द्वारा लगाए गए बलों का सदिश योग होता है। चलो इसे समझते हैं। देखो क्या है, ये एक आवेश है, ये एक अन्य आवेश है, ये तीसरा आवेश है, ये चौथा आवेश है, ये इसका पांचवा आवेश है। माना ये पहला आवेश क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, ये पॉजिटिवली 1 कूलम का आवेश है। ठीक है, अब बात करते हैं, ये भी पॉजिटिव है, ये मान लिया 3 कूलम नेगेटिव चार्ज है, ये माइनस का 4 कूलम है, ये मान लिया प्लस का 1 कूलम है। तो अपन को क्या करना है, ये जो प्लस 1 कूलम है इस पर नेट परिणामी आवेश के परिणामी इस पर बल ज्ञात करना है। परिणामी बल के लिए क्या करना पड़ेगा, इस पर जो अन्य आवेश है उनके द्वारा लगाए गए बलों का सदिश योग करना पड़ेगा। देखो इस वाले और इस वाले, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव के कारण अट्रैक्शन फोर्स। ठीक है, ये मान लिया F1 अट्रैक्शन फोर्स, ये मैंने मान लिया F1। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव के कारण भी अट्रैक्शन फोर्स, ये भी मैंने मान लिया F2। ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव के कारण रिपल्सिव फोर्स, ये मैंने मान लिया F3। ये मैंने इस साइड क्योंकि ये भी पॉजिटिव तो रिपल्सिव फोर्स होगा, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव के कारण भी रिपल्सिव फोर्स, इसको मैंने मान लिया F4। तो देखो इस वाले जो बीच वाला आवेश है उस पर टोटल कितने फोर्स काम कर रहे हैं, चार फोर्स, एक इसके कारण, एक इसके कारण, एक इसके कारण और एक इसके कारण, 4 फोर्स काम कर रहे हैं। तो देखो तो इस पर जो टोटल आवेश होगा, टोटल बल होगा, वो क्या होगा, इनके बीजगणितीय योग के बराबर होगा। देखो तो टोटल F होगा ना, वो क्या होगा F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 के बराबर होगा। जब इनका परिणामी निकालेंगे तो इसका और इसका परिणामी कुछ ऐसे रहेगा। ठीक है, ये क्या होगा F परिणामी, क्या होगा F परिणामी, परिणामी बल है इसका, इस डायरेक्शन में। तो ये क्या होगा, ये क्या है, अध्यारोपण का सिद्धांत है। अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार किसी भी एक पर्टिकुलर आवेश पर बल अन्य आवेशों के कारण लगाए गए बल के सदिश योग के बराबर होता है। ठीक है, बाकी आप नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आप कैन यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।